नमस्कार। स्वागत है आप सबका द इकोनॉमिस्ट में। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन हुआ है इंडिया और जापान के बीच में इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। जापान की क्या लोकेशन है और स्ट्रेटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है जापान इंडिया के लिए, तो ये सब बातें हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं, क्या फायदा होगा इस एमओसी का। तो आने वाले समय में इस एमओसी के द्वारा जितनी भी बायलैटरल कोऑपरेशन है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है इन द फील्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसको और मजबूती मिलेगी भारत और जापान की अगर बात करें तो। और साथ ही साथ ये एज ए स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव के तौर पर काम करेगा फॉर इंडिया एंड जापान एज एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर विद स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप स्टेटस। तो यहाँ पर अगर इंडिया और जापान की बात करें तो आज के दोस्त नहीं है, बहुत पुराने दोस्त हैं। आप देख सकते हो कि जापानीज मार्केट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल जापानीज कार मार्केट है, वो कितने बड़े पैमाने पर जो है इंडिया में एक्सप्लोर कर चुकी है ऑलरेडी। तो एग्जांपल के तौर पर जैसे होंडा है, सुजुकी है, टोयोटा है, ये सभी मोस्टली जापानीज कंपनीज हैं। तो इंडिया का कितना बड़ा जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो आप इसी फील्ड से आप अंदाजा लगा सकते हो। और इसके अलावा बात करें, कुछ साल पहले जापानीज गवर्नमेंट ने 0% ब्याज के ऊपर जो था यहाँ पर जो बुलेट ट्रेन बनाने का यहाँ पर एग्रीमेंट पास किया था भारत सरकार के साथ। तो अभी भी उसका जो निरीक्षण का काम चल रहा है। अभी लॉकडाउन की वजह से डिले हो गया। तो बहुत जल्दी उसका काम जो है दोबारा से अभी स्टार्ट होगा। तो बुलेट ट्रेन जो अभी पहली भारत में जब लॉन्च होगी, वो भी जो है जापान ही बना के देगा भारत को। तो यहाँ पर आगे बात करें तो ये जो एमओसी साइन हुआ है, कहां कहां पर मदद मिलेगी दोनों मुल्कों को। तो सबसे पहली बात तो आ गई, अभी 5G नेटवर्क आने वाला है। तो वहां पर टेलीकॉम सिक्योरिटी भी चाहिए। तो यहां पर 5G नेटवर्क में दोनों मुल्क जो है आपस में अच्छे से काम करके अपने आपसी जो रिलेशन है उनको अच्छे से डेवलप करें। तो 5G अगर बात करें तो जब इंडिया में 3G था तो उस समय जापान के लोग 5G नेटवर्क यूज करते थे। तो जापान के पास यहाँ पर एक्सपीरियंस काफी अच्छा है 5G का। तो हमें भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा जब ऐसी कोऑपरेशन जो है हम साइन करेंगे जापान के साथ। और टेलीकॉम सिक्योरिटी भी बढ़ेगी क्योंकि इसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है जापान को। साथ ही साथ जो सबमरीन केबल है, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, यूटिलाइजेशन ऑफ लेटेस्ट वायरलेस टेक्नोलॉजीज है। तो यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग होगी अलग अलग क्षेत्र में अगर जापान के साथ हम ऐसे काम करके चलते हैं। और इसके अलावा जो पब्लिक प्रोटेक्शन है, डिजास्टर रिलीफ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट, कॉपरेशन इन मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स, बहुत ही प्लेटफॉर्म्स पर हमें जो है कॉपरेशन मिलेगा। तो इंडिया को बढ़िया फायदा जो है जापान से मिल सकता है आने वाले समय में। अगर हम नेटवर्क या टेक्नोलॉजी या फिर इसके अलावा जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी बात करें तो इस क्षेत्र में बढ़िया आगे हम बढ़ सकते हैं जापान की मदद से। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें कि कॉपरेशन का क्या फायदा है, तो इंडिया को एक ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस मिलेगा। अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी इंडिया के लिए यहाँ पर एक स्टैंडर्ड ग्लोबल जो है प्रोसेस बनाने के लिए। साथ ही साथ जो कॉपरेशन है आईसीटी टेक्नोलॉजीज में, उससे इंडिया का जो आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और मजबूत होगा, आगे और बढ़ेगा। जितना ट्रस्ट बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा जो है एक्सपेंशन होती जाएगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जापानीज मार्केट की बात करें तो जैसे भी उन्होंने इंडिया में अपनी मार्केट बनाई है, ट्रस्ट के बेस पे बनाई है। तो आम लोगों में ट्रस्ट है, जो सुजुकी है, जहाँ टोयोटा है, जहाँ होंडा है, तो उस हिसाब से अपनी मार्केट जो है एक्सपैंड करते हैं, तो हो भी जाती है। तो कोई भी काम करना हो ट्रस्ट के हिसाब से ही होता है। तो तभी ही वो मजबूती होती है। तो इंडिया और जापान की जो रिलेशन है इसमें काफी जो है ट्रस्ट है। तो यहाँ पर जो विश्वास है वो डोलता नहीं है। यहाँ पर इकट्ठे एज ए पार्टनर जो है आगे काम कर रहे हैं। तो और भी बहुत सारे जो फील्ड्स हैं वहां पर जो जापान है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो जैसे क्वाड कंट्रीज है, तो वहां पर 4 मेंबर ग्रुप हैं, तो वहां पर जापान इंपॉर्टेंट है, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो ये सभी जो है चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया गया था। उसके अलावा मालाबार एक्सरसाइज करते हैं हम। तो यहाँ पर भी पहले 3 ही नेशन थे जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते थे मालाबार एक्सरसाइज में, यूएस, जापान और इंडिया। और 2020 में अभी ऑस्ट्रेलिया को भी अभी शामिल कर लिया। तो इसका मतलब यही है कि इंडो पैसिफिक रीजन में हम चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं बढ़ने देंगे। वहां पर जो है जैसे नॉर्मलसी चलती है उस हिसाब से काम चलेगा इंडो पैसिफिक रीजन में। तो यहाँ पर इस कॉपरेशन की बात करें तो आने वाले समय में जो सबमरीन केबल नेटवर्क्स हैं, टेक्नोलॉजीज है, उससे जो है कनेक्टिविटी और बढ़ेगी। खासतौर पे जो सबमरीन के आसपास जो काम कर रहे हैं लोग, जहाँ जो हमारे जवान हैं,
जहाँ फिर शोर एरियाज के आसपास जो हमारे जवान काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर कनेक्टिविटी कई बार अच्छी नहीं आती, तो काफ़ी जो रिमोट एरियाज हो जाते हैं वो कट जाते हैं इंडिया के मेनलैंड से, तो वहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो जुड़े रहेंगे, पल पल की खबर उनको मिलती रहेगी और देश के साथ वो जुड़े रहेंगे जो भी सिचुएशन होगी। अगर सपोज करो किसी रिमोट एरिया में कोई फंस गया, ओके, जैसे द्रास का एरिया है, रिमोट एरिया है, फंस गया कोई, तो वहाँ पर अगर किसी ने बाहर निकलना है तो कोई बोलेगा, ठीक है, कुछ किसी को कनेक्टिविटी होगी तभी तो दूसरी जगह अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएगा। सो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तभी वहां से कोई एक्टिविटी होगी, उनको जो है रेस्क्यू कर सकता है। ओके, तो रिमोट एरिया को जोड़ेंगे तो इससे हमें फायदा होगा आने वाले समय में। और एमओसी का जो मेन एम है वही है कि ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग को प्रमोट करना है इन द फील्ड ऑफ आईसीटी, ओके, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो साथ ही साथ हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको भी डेवलपमेंट मिलेगा, जो कि भारत सरकार जो उसको पहले से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर इंडिया में जैसे डेवलप हो रहा है अलग अलग वेरियस फील्ड्स में, तो यहाँ पर बेसिकली जो आत्मनिर्भर भारत है वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव करेंगे। इस ऐसा सपना जो है वो साकार होता नजर आ रहा है, जैसे अगर हम ऐसे एग्रीमेंट साइन करेंगे, ऐसे कॉपरेशन बना के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये जापान है सारा, ओके, तो ये आइलैंड है, ये भी जापान का आइलैंड है सपोरा, ओके, तो यहाँ पर भी ये सारे जापान का आइलैंड है, ओके। तो इधर वाली साइड सी ऑफ जापान पड़ता है, और ये है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जो है एक पेनिनसुला है जो तीन तरफ से जो है समुद्र के पानी से घिरा है। जो भी आइलैंड, जो भी कंट्री तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। तो ये ईस्ट चाइना सी है इस साइड, ये शंघाई है, ये येलो सी है। थोड़ा फर्क देखिए, येलो सी कहाँ पर है, येलो सी चाइना और ये कोरिया के बीच में पड़ता है। और सी ऑफ जापान जो है ये रशिया और साउथ कोरिया और जापान के बीच में पड़ता है, सी ऑफ जापान। तो ये ताइवान है, ये हांगकांग है, ये फिलीपीन सी है, ओके। तो ये पूरा का पूरा जापान है। ध्यान से थोड़ा नजर घुमा लीजिए इसके ऊपर, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिए। ये हिरोशिमा है, ओके। तो सारे इंपॉर्टेंट शहर है यहाँ पर। ये टोक्यो है जो इसकी कैपिटल है जापान की। तो इंपॉर्टेंट है, इसका आपको लोकेशन पता होना चाहिए, येलो सी कहाँ पर है, ओके, सी ऑफ जापान कहाँ पर है। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान में आप रखिएगा। तो आई होप यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ समझ आ रहा है। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं, हमारी जो कैबिनेट है उनके द्वारा एक एमओयू को जो है यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है, जो कि साइन हुआ है इंडिया और कंबोडिया के बीच में इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन। तो आने वाले समय में दोनों मुल्कों में जो है आपस में कॉपरेशन बढ़ेगा इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन। अच्छी बायलैटरल ट्राइज जो है वो बढ़ने के आसार हैं आने वाले समय में। और जो ये एमओयू साइन हुआ है ये इफेक्टिव होगा जब से इसके जिस दिन की जो है सिग्नेचर हुए हैं, जिस डेट के, और साथ ही साथ अगले 5 सालों के लिए ये जो है यहाँ पर वैलिड रहेगा ये वाला एमओयू। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कि कौन कौन से एरियाज है जहां पर कॉपरेशन बढ़ाई जाएगी इन दोनों सरकारों के बीच में। तो सबसे पहला है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखो, किसी भी देश की आबादी को अगर सही करना है तो जब चाइल्ड की हेल्थ सही होगी और उसकी मदर की हेल्थ सही होगी तो वो अच्छे से बच्चा ग्रो करेगा और एक अच्छी जो है देन उस गवर्नमेंट को होगी, उस देश को होगी, ओके। आने वाले समय में जब बच्चा जो है बड़ा हो जाएगा तो फैमिली प्लानिंग के एरिया में यहाँ पर जो है कॉपरेशन होगा। साथ ही साथ जो HIV एड्स है, TB है, जो कि भयंकर बीमारियां हैं आज के दौर में। अगर बात करें तो TB का भी जो है इलाज मतलब बहुत लंबा इलाज चला जाता है, और इसको भी अगर समय पर अगर हम टैकल कर लेते हैं TB को तो ये इसका इलाज जो है हो जाता है। इसके अलावा जो ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल है, इसमें तो वैसे भारत की सरदारी है, ओके। भारत काफी ग्रो कर रहा है ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल एरियाज में। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी, डिजीज कंट्रोल, बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कोई एक डिजीज जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको NCD बोलते हैं, और कोई एक डिजीज जिसको हम कम्युनिकेबल बोलते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कृपया आप मुझे खुद से सर्च करके आप कमेंट में आंसर दीजिए। इसके अलावा मेडिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द नेशनल एथिक कमेटी ऑफ कंबोडिया एंड टू द क्लियरेंस बाय कंसर्न डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री इन इंडिया। मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ मैन पावर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ, ट्रेनिंग इन क्लिनिकल, पैराक्लिनिकल एंड मैनेजमेंट स्किल्स, एंड लास्ट इज एनी अदर एरिया ऑफ कॉपरेशन एज मे बी म्यूचुअली डिसाइडेड अपॉन।
तो यहाँ पर ये 12 फील्ड रखे गए हैं जहां पर दोनों देशों की सरकारें जो हैं आपस में मिलकर काम करेंगी और आगे को बढ़ेंगी। ओके, तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कंट्री हो। ओके, तो ये हेल्थ का जो एरिया है ना, तो सभी कंट्री के लिए यहाँ पर जो है एक प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर हर कोई चाहता है कि हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी मैं अपनी जनता को प्रोवाइड करूं, ताकि जो कि अच्छी इकोनॉमी मेरी हो, अच्छी हेल्थ होगी जनता की। ओके, तो टाइम पे काम पर जाएंगे, ठीक है, और अच्छा जो है वर्क करेंगे। अगर अच्छी हेल्थ होगी तो फिर अच्छे से इकोनॉमी जो है ग्रो करेगी, जीडीपी बढ़ेगी, तो देश को जो है ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है, इकोनॉमी को ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है पॉपुलेशन, जिस देश की पॉपुलेशन हेल्दी हो। तो बीमारियां तो सब जगह है, तो बीमारियां को हमने हटाना है, तो उसके लिए जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होगी। तो ये 12 जो पॉइंट्स हैं, तो इनके ऊपर, इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस किया जाएगा। डिजीज कंट्रोल कैसे करना है, ओके, एड्स टीबी को कैसे बचाना है, फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एशियान के बारे में, क्योंकि जो कंबोडिया है वो एशियान का मेंबर कंट्री है। एशियान क्या चीज है? एशियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, एशियान, तो ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर 10 मुल्क जो है मेंबर हैं साउथ ईस्ट एशिया के। ओके, जो है आपस में कोऑपरेट करके चलते हैं और फैसिलिटेट करते हैं एक दूसरे को इकोनॉमिकली। तो यहाँ पर जो एशियान का हेडक्वार्टर वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसको बनाया गया था 8 अगस्त 1967 फिलीपींस में, और इसके 10 मेंबर हैं। इन 10 के नाम आपको पता होने चाहिए, बड़ा सिंपल है। ओके, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस। ओके, ये 10 कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर कंबोडिया की हम बात कर रहे थे, कंबोडिया के साथ हमारा एमओयू साइन हुआ है मेडिकल और हेल्थ के फील्ड में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका आसपास का एरिया जानना जरूरी है। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कंबोडिया की करेंसी कौन सी है, कंबोडिया की कैपिटल क्या है और कंबोडिया की पॉपुलेशन कितनी है। ये देखिए मैप में ये कंबोडिया आपके सामने आया, ठीक है। कंबोडिया जो है, आप इसके ऊपर नॉर्दर्न रीजन देखोगे, थाईलैंड के साथ इसका बॉर्डर लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो ये छोटा सा बॉर्डर है ये लाओस का बॉर्डर है। ओके, जो कंबोडिया के साथ टच कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये सारा का सारा जो है ये सारा कंबोडिया का एरिया है। ओके, और ये वाला जो है ये सारा वियतनाम है। तो यहाँ पर एक गल्फ ऑफ थाईलैंड है जहां पर एक पोर्शन जो है कोस्टल एरिया यहाँ पर कंबोडिया का लग रहा है। तो एक चीज याद रखिएगा, इसके जो आसपास के नेशंस हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, गल्फ ऑफ थाईलैंड कहां पर है ये पता होना चाहिए। ऊपर देखो ये लाओस है। ओके, ये लाओस है। इस रीजन में लाओस एक ऐसा कंट्री है जो लैंड लॉक्ड है। देखो लाओस को कोई भी समुद्री सीमा नहीं लग रही है। ओके, वियतनाम ने कवर किया हुआ है एक साइड से थाईलैंड ने कवर किया हुआ और कंबोडिया ने कवर किया हुआ है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है जो यहां से फ्लो करती है। ओके, उसका नाम है मैकोंग। ओके, तो वो भी जो रिवर है ना, वो ही बॉर्डर बनाती है इन सभी स्टेट्स के, सभी कंट्रीज के। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट होती है स्ट्रेटेजिकली, चाइना से निकलती है वो भी, और इन सभी साउथ ईस्ट एशियन जो ऊपर वाले जो मुल्क हैं, ओके, वहां से गुजरती है। सभी एशियन कंट्री से नहीं गुजरती, जो जहां जहां से चाइना का बॉर्डर टच करता है उसके बाद थाईलैंड, ये जहां तक पूरा रीजन आपस में कनेक्टेड है वहां तक जो है मैकोंग चलती है और बाद में जो है समुद्र में मिल जाती है। और इधर हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड आ गया, ये अंडमान सी आ गया। ये सारा का सारा जो एरिया है ना ये म्यांमार का है। ओके, तो इधर से ये थाईलैंड का एरिया शुरू हो जाता है, नीचे तक ये सारा थाईलैंड जा रहा है। तो ये है कंबोडिया। इसकी कैपिटल मुझे बताइए, इसकी करेंसी बताइए और इस देश की पॉपुलेशन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहां पर हमारी आर्मी ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में इसको आईएमएस बोलते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो यहां पर क्यों इस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी, क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर जो हमारी आर्मी जो है यहाँ पर सफर कर रही है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी, अगर हम देश की आर्मी की बात करें तो वहां पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से प्रोवाइड करते हैं हमारी आर्मी को तो अच्छे से रहेंगे और अच्छे से जो है तैयार करेंगे खुद को अपने देश की रक्षा के लिए। तो यहाँ पर जितने भी आर्मी स्टेशन होते हैं तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहां पर प्लान किया जाता है, काम होते हैं, ठीक है। जो पुरानी इमारतें हैं, ठीक है, उनको बदला जाता है, नई इमारतें जो बननी शुरू होती हैं। तो यहाँ पर अगर देश की आजादी के बाद की बात करें तो उस समय जो प्लानिंग की गई थी कि हमने कोई कंटोनमेंट एरिया बनाना है किसी शहर में, जो कैंट का एरिया बनाना है,
तो हमेशा वो शहर के बाहर ही बनाया गया था, चाहे कोई भी शहर आप देख लो। लेकिन अभी क्या हो गया कि समय बीतने के बाद, इतने सालों बाद, वो जो एरिया शहर के बाहर था वो शहर के अंदर चला गया, मतलब शहर इतने बड़े पैमाने पर एक्सपैंड हो गया। तो जितनी भी पर्याप्त मात्रा में जमीन चाहिए होती थी किसी भी कंटोनमेंट एरिया को, तो उस हिसाब से काफी होती थी। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी के लिए शहर बढ़ गया है, तो एक मतलब सुकुड़ के रह गया है जो कंटोनमेंट एरिया है। तो यहाँ पर यही चीज बात कर रहे हैं कि जब भी कोई नई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ठीक है, तो उसके लिए तो लैंड चाहिए ना, जमीन चाहिए, तो उसकी भी यहाँ पर कमी आ रही है। क्योंकि जो आबादी है मोस्टली, जो जितने मेजर सिटीज हैं जहां पर कंटोनमेंट एरियाज है, तो बिल्कुल उसके नजदीक आ गई है। ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसे पठानकोट का कंटोनमेंट एरिया, उसको एशिया का सबसे बड़ा कंटोनमेंट एरिया कहा जाता है, तो वो भी जो है अभी शहर के अंदर ही आ गया। ओके, तो कहने का मतलब आबादी बढ़ चुकी है, अभी लैंड जो है अगर और नया प्रोजेक्ट लगाना है कोई, तो वहां पर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ओके, साथ ही साथ अभी के लिए फिलहाल जो फंक्शन होते हैं, जितना भी काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का या मैनेजमेंट का, उसमें आती अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड आती है, प्लानिंग आती है, ओके, मॉनिटरिंग आती है, जहां पर काम चल रहा है उसको मॉनिटर भी करना है, साथ साथ एनवायरनमेंट को भी देखना, ठीक है, मतलब उसको हानि ना पहुंचे, और साथ ही साथ जो है पॉलिसीज जो आती हैं उसको भी हमें मेंटेन करके चलना होता है। तो ये मैनुअली काम होता है। ओके, तो मैनुअली करना, टेक्नोलॉजी के जमाने में सभी काम अभी भी मैनुअली हो तो वो बहुत टफ हो जाता है, और साथ ही साथ इनएफिशिएंट भी रहता है। तो यहाँ पर कोई दो राय नहीं कि इनएफिशिएंसी नहीं रहती हो। ओके, तो टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर अभी के लिए हमें पता है कि टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ रही है, तो इसको रियलाइज करते हुए जो है यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और अकाउंटेबिलिटी को एनहांस करने के लिए यहाँ पर जो है इंडियन आर्मी ने एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये जो है इनॉग्रेटेड किया गया है COAS के द्वारा, ओके, ऑन द साइडलाइंस ऑफ द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑन 28 अक्टूबर 2020। तो इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या स्कोप होगा, ओके, तो इसमें सबसे पहले बात की जाएगी कि जो शुरुआती वर्क होगा उसको जो हम यहाँ पर ऑटोमेट करेंगे। ओके, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। ओके, जिन जिन भी प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिल गया होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, तो उसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, उसको फिर ऑटोमेट किया जाएगा, शुरुआत के जो काम होंगे। साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, ओके, और जो मॉनिटरिंग है, ठीक है, वो भी जो CFA के द्वारा देखी जाएगी। साथ ही साथ जो ऑटोमेट करेंगे किसको, जो अवेलेबिलिटी है CEO के पूल अकोमोडेशन की, प्लान वेकेशन, रीएलोकेशन, अंडरटेक मेंटेनेंस, तो ये सब चीजें सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अब देखी जाएंगी। साथ ही साथ जो अप्रूवल होती है फॉर अकोमोडेशन, अलोकेशन, एक्सटेंशन ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन ग्राउंड, स्पेशल चिल्ड्रन एंड बैटल फिजिकल कैजुअलिटी, तो इसके लिए भी अप्रूवल जो है ऑटोमेटिकली होगी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही। ओके, तो पहले मैनुअली काम होता था तो टाइम कंज्यूमिंग होता था, तो अभी अप्रूवल्स का जो है ना, ये यहाँ पर बेसिक फंडा यही होता है। जब सरकारी काम होते हैं अप्रूवल मिलने में टाइम लगता है, तो इस पूरे प्रोसेस में टाइम चला जाता है। ओके, फाइल तैयार करनी, फाइल भेजनी, कब फाइल आएगी, ठीक है, फिर दोबारा एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है, फंड आएंगे, फिर काम शुरू होगा, फंड रुक गए, फिर काम बंद हो गया, तो ऐसे होता है जो सरकारी काम होते हैं। ओके, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है, समय भी बचेगा और टाइमली जो है काम भी खत्म हो जाएगा, जो भी काम रखा होगा, ओके, जिस भी बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पर जो कंटोनमेंट की सड़कें जाती हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर उनको मैनेज किया जाएगा। ओके, साथ ही जो इमरजेंसी क्लोजर होते हैं उनको भी, इसके अलावा जो जमीन है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर अवेलेबल किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो लैंड एनक्रोचमेंट है, ठीक है, ओल्ड ग्रांट बंगलोस है, VIP रेफरेंसेस है, एंड ट्रांसफर एक्सचेंज ऑफ लैंड, तो इन सभी चीजों के ऊपर भी देखा जाएगा कि जो चीज काम की उसको अगर खाली पड़ी है तो उसको यूटिलाइज करेंगे। ओके, तो सभी चीजों के लिए अप्रूवल्स में टाइम लगता था, अभी सॉफ्टवेयर के तहत आसानी हो जाएगी और काम जल्दी से होगा। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी ने इसीलिए ये सॉफ्टवेयर जो है लॉन्च किया है। तो हमारी आर्मी ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं SAI। तो ये क्या है, इसको अच्छे से हम डिस्कस करते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडियन आर्मी ने जो है बिल्कुल सिंपल और सिक्योर मैसेजिंग जो ऐप है उसको डेवलप किया है, और जिसको नाम दिया है SAI। ओके, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। तो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन जो काम करेगी, ये एंड टू एंड सिक्योर वॉइस, टेक्स्ट एंड वीडियो कॉलिंग सर्विसेज जो है यहाँ पर प्रोवाइड करेगी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के ऊपर, ओके, इंटरनेट कनेक्शन के साथ। तो यहाँ पर ये जो मॉडल है बिल्कुल सिमिलर है जैसे कमर्शियली हमारे पास मॉडल काम करते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, संवाद है, ओके, GIMS है,
तो यहाँ पर फिर अलग से आर्मी को क्यों अपना जो एक एप्लीकेशन जो उसको बनाने की जरूरत पड़ी, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो है सिक्योरिटी। तो आर्मी का जो भी यहाँ पर मैसेज ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी जगह, चाहे किसी मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री जा रहा है, चाहे किसी आर्मी कंटोनमेंट एरिया से किसी और दूसरे ऑफिस में जा रहा है, तो वहां पर ये ऐप के थ्रू मैसेजिंग होगी, इसी ऐप के थ्रू यहाँ पर वीडियो कॉल होगी, जो कि सिक्योरिटी जो है ना उसमें किसी तरह की भी कोई भी कमी ना रहे, किसी भी तरह की कोई भी खामी ना आए। ओके, तो यहाँ पर इसीलिए अगर दूसरे कोई ऐप यूज करते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम, तो ये फॉरेन कंपनीज की ये जो है ऐप्स हैं, तो इससे एक खतरा हमेशा बना रहता है कि जो सिक्योरिटी है ना, जो डाटा है उसका मिसयूज ना हो जाए। ओके, तो इसको यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए आर्मी ने अपना ऐप डेवलप किया है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी फीचर्स के ऊपर यहाँ पर ध्यान रखा गया है। अपने जो हाउस सर्वर्स हैं लोकली जो यहाँ पर होंगे, उन्हीं के तहत यहाँ पर जो है ये ऐप जो है काम करेगा। एंड कोडिंग विच कैन बी ट्वीक्ड एज पर रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो कोडिंग भी करेगी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर जो इस एप्लीकेशन को जो बनाया है, ओके, तो यहाँ पर नाम है CERT, ओके, इन इम्पैनल्ड ऑडिटर एंड आर्मी साइबर ग्रुप। तो इन सभी ने मिलकर जो है इसको तैयार किया है। सो द प्रोसेस फॉर फाइलिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, होस्टिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन NIC एंड वर्किंग ऑन iOS प्लेटफॉर्म इज करंटली इन प्रोग्रेस। सो साई विल बी यूटिलाइज्ड पैन आर्मी टू फैसिलिटेट सिक्योर मैसेजिंग विद इन द सर्विस। तो सर्विस के तहत ही मोबाइल फोन में एक अलग से ऐप इनको अवेलेबल करवाई जाएगी। अलग अलग फीचर्स यहाँ पर उनके ऊपर अभी काम चल रहा है, जैसे कि IPR की अगर बात करें, ओके, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे अभी एंड्रॉयड के लिए आया, तो iOS प्लेटफॉर्म के लिए भी इसको अभी डेवलप किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर कोशिश यही है जितनी ज्यादा सिक्योर जो है हम आपस में बातचीत रखें, किसी दूसरे को ना पता चले, तो उतना ही देश के फायदे में होगा, देश की भलाई के लिए उतना बढ़िया होगा। तो हमारी इंडियन रेलवे ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन मेरी सहेली। तो ये लॉन्च किया गया है जो रेलवे पुलिस फोर्स है उनके द्वारा, और यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी वो प्रोवाइड की जाएगी जो वुमेन पैसेंजर्स होंगी, जितने भी जोन्स हैं रेलवे की यहाँ सभी जगह। ओके, तो यहाँ पर बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है, सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जो भी लेडी पैसेंजर ट्रैवल करेंगी ट्रेन में, उनकी पूरी जर्नी के दौरान, ओके, तो जहां से वो अपनी जर्नी शुरू करेंगे, जहां तक उन्होंने पहुंचना है, तो पूरे सफर के दौरान जो है यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी ऑपरेशन मेरी सहेली के तहत। तो यहाँ पर तो जो भी लेडी यहाँ पर अकेली सफर कर रही है, तो यहाँ पर स्पेशली उनके लिए एक जो है एक टीम उनको प्रोवाइड की जाएगी, यंग लेडी RPF की, रेलवे पुलिस फोर्स की। ओके, जहां जिस स्टेशन से वो अपना सफर शुरू कर रही होंगी, तो यहाँ पर उनको ब्रीफ भी किया जाएगा कि क्या क्या सावधानियां उन्होंने बरतनी है। ओके, साथ ही साथ जर्नी में क्या क्या बातों का आपने ध्यान रखना है, और अगर कोई आपको इमरजेंसी पड़ती है, कोई भी प्रॉब्लम आपको किसी भी डिब्बे में, किसी भी कोच में आपको अगर सामने आती है, तो आपने सिर्फ 182 डायल करना है। उसी समय जो है आपके सामने जो है आपके लिए मदद जो है हाजिर हो जाएगी। और यहाँ पर जो रेलवे पुलिस की जो टीम होगी क्या करेगी, जितने भी लेडीज पैसेंजर्स पूरी ट्रेन में सफर कर रहे होंगे, उनकी जो सीट नंबर्स हैं, ठीक है, उनको अपने पास रखेगी, उनकी कलेक्शन रखेगी और उसको कन्वे करती जाएगी जितने भी आने वाले स्टेशन होंगे उस ट्रेन के रूट के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पर जितने भी प्लेटफॉर्म ड्यूटी पे जितने भी RPF के पर्सनल होंगे, ठीक है, RPF के जितने भी जवान होंगे, जब जब भी जो ट्रेन रुकेगी जिन जिन स्टेशन के ऊपर, वहां पर वो एक ऑब्स्ट्रक्टिव वॉच रखेंगे जितने भी कंसर्न कोचेस होंगे जहां पर ज्यादातर महिलाएं सफर कर रही होंगी। तो यहाँ पर अगर जरूरत पड़े तो वो इंटरेक्ट भी करेंगे जो भी लेडी पैसेंजर्स होंगे उनके साथ। और RPF जो है और जो RPSF रेलवे पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो पूरा का पूरा ध्यान रखेंगी जितने भी कोचेस हैं ओवरऑल, ओके, जितना भी ड्यूटी पीरियड के अकॉर्डिंग उनको जितना वो काम कर सकते हैं, ओके, वो वहां पर जो है लेडी पैसेंजर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन की, उनकी सेफ्टी के लिए। और जब भी जो लेडी पैसेंजर है अपने डेस्टिनेशन स्टेशन तक पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद जो RPF की टीम होगी उनसे दोबारा से फीडबैक लेगी कि कैसा माहौल उनको रहा, कैसा सफर रहा, क्या किसी तरीके की यहाँ पर उनको परेशानी आई या नहीं आई। अगर जिस तरह भी फीडबैक आएगी उसको दोबारा से फिर एनालाइज किया जाएगा और जो एक्शन बनता होगा वो एक्शन लिया जाएगा उस समय। ओके, और अगर कोई भी डिस्ट्रेस कॉल आती है, ओके, ट्रेन के अंदर से, ओके, मेरी सहेली इनिशिएटिव के तहत,
ओके, तो उस कॉल को उसी समय जो है उसका डिस्पोजल किया जाएगा, और जो सीनियर ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, वो जो है उस कॉल को मॉनिटर करेंगे, देखेंगे। अगर किसी तरीके का भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी डब्बे से, तो वो जो डिसीजन देंगे उसके हिसाब से जो आगे है आरपीएफ की टीम्स जो है वो काम करेंगी। और लास्ट में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो मेरी सहेली इनिशिएटिव है, ये स्टार्ट हुआ था एज ए पायलट प्रोजेक्ट इन द साउथ ईस्टर्न रेलवे इन सितंबर 2020, and after getting encouraging response from lady passengers, it was extended to all zones and KRCL, okay, from 17 अक्टूबर 2020। तो अभी भी मोमेंटम इस ऑपरेशन का बन रहा है, तो अच्छा एक इनिशिएटिव लग रहा है। आने वाले समय में जो हमारी लेडीज पैसेंजर्स हैं, ओके, उनकी सिक्योरिटी बढ़ेगी, उनका हौसला बढ़ेगा, ट्रस्ट बनेगा, ओके, तो जो भी चांसेस होते हैं मिस हैपनिंग के वो कम हो जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। तो इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको कृपया ध्यान रखिएगा। जो मेरी सहेली इनिशिएटिव है ये रेलवे के साथ इंटरलिंक्ड है, किसी और डिपार्टमेंट के साथ नहीं है। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए।